विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग, आज हमने करना है रूस की क्रांति। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या टॉपिक है? रूस की क्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में लगभग समस्त यूरोप में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हो चुके थे। सामंतवादी कुचक्र से जनमानस को छुटकारा मिल चुका था। अधिकांश क्षेत्रों में राजशाही का अंत हो गया था तथा शासन की बागडोर मध्यम वर्ग के हाथों में आ गई थी। किंतु रूस अभी भी जारशाही शासन व्यवस्था का शिकार था। जार बोलते थे, रूस का राजा जो होता था उसको क्या बोलते हैं? जार। तो जारशाही शासन व्यवस्था का शिकार था। इसी निरंकुश जारशाही व्यवस्था के विरुद्ध जनांदोलन हुआ, जो रूसी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। रूसी क्रांति का विश्व के इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि इस क्रांति ने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में वरन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए। रूस की क्रांति ने बुर्जुआ वर्ग, पूंजीपति व्यवस्था का सफाया कर दिया और देश के शासन पर सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिकों का आधिपत्य स्थापित कर दिया। रूस की इस क्रांति ने वास्तविक समाजवाद की स्थापना की। तो वास्तविक समाजवाद की स्थापना जो हुई वो किस क्रांति से हुई? आंसर, रूस की क्रांति। 1487 में इवान प्रथम ने जारशाही की स्थापना की। इसके बाद 1613 ईस्वी में माइकल ने रोमनोव वंश की स्थापना की। इसी वंश के शासनकाल में रूसी क्रांति हुई। क्वेश्चन बनेगा, रूसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई? किस वंश के शासनकाल में हुई? तो आंसर रोमनोव वंश के शासनकाल में हुई। रूस के प्रमुख शासकों में पीटर महान, कैथरीन द्वितीय, जार पाल, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम, अलेक्जेंडर सेकंड, अलेक्जेंडर थर्ड, निकोलस सेकंड, ये उल्लेखनीय है। निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार सम्राट था, जिसे 1917 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने समाप्त करके सदा के लिए जारशाही का नामो निशान मिटा दिया। 1917 रूस की क्रांति, सन याद करना पड़ेगा, ठीक है? जारशाही का अंत। और जार कौन था? निकोलस सेकंड, द्वितीय। क्रांति से पूर्व रूस की दशा कैसी थी? तो 1861 ईस्वी में, 61 ईस्वी से पूर्व रूस सामंतवादी व्यवस्था का शिकार था। उस समय रूसी समाज में 3 वर्ग थे: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग में कृषि दास, जिनको सर्फ कहा जाता था, कारीगर एवं मजदूर सम्मिलित थे। इस वर्ग की दशा शोचनीय थी। इन्हें कठोर परिश्रम के बाद भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। कुलीन वर्ग के लोग इन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। रूसी समाज में भ्रष्टाचार एवं शोषण का बोलबाला था। रूस आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा देश था। इस समय रूस की बहुसंख्यक जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। राज्य की अधिकांश भूमि पर सामंतों एवं कुलीनों का कब्जा था। कृषकों को भूस्वामित्व प्राप्त नहीं था। उन्हें कृषि उपज का अधिकांश हिस्सा करों के रूप में दे देना पड़ता था। अधिकांश किसानों को सामंतों की भूमि पर बेगार करना पड़ता था। बेगार बोलते हैं फोर्स्ड लेबर को। क्या बोलते हैं? फोर्स्ड लेबर, यानी जिसमें आप मजदूरी तो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। उसको वैदिक काल में विष्टि कहा गया है। क्या कहा गया है? इसके लिए भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, एबोलिशन किसको? फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर को जो प्रॉहिबिट करता है वो आर्टिकल क्या है? 23, आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को प्रॉहिबिट करता है। मानव के दुर्व्यापार और ब्लाक श्रम का प्रतिषेध, आर्टिकल 23 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? ठीक है जी। एक जमाना ऐसा भी था, यहां भी थे बेगार करने वाले, ये पता है इस देश में? नहीं पता होगा। एक दिन रेडियो में देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का सीधे सीधे क्या आया? बयान आया। जैसे मोदी जी ने कहा था ना एक दिन रात को 8 बजे 500 के नोट बंद, वैसे एक दिन रेडियो से इंदिरा गांधी जी का आया कि जो भी बेगारी कर रहे हैं वो आज से अपने आप को स्वतंत्र समझें, और आज के बाद अगर किसी को बेगार करते हुए या कराते हुए पाया गया अगर बेगार, तो समझ लीजिए कि वो कहाँ? सलाखों के पीछे होगा, है ना? आयरन लेडी ऐसे नहीं बोलते इंदिरा गांधी को भी। उन्होंने भी कुछ ऐसे डिसीजन लिए प्रधानमंत्री के रूप में। 2-3 डिसीजन जिसे बोलता हूं मैं। एक तो क्या? स्माइलिंग बुद्धा, परमाणु परीक्षण किया, भारत को परमाणु शस्त्र संपन्न देशों की सूची में आ गए हम उसके बाद। भाई हालांकि ठीक है, जो शोध किए होंगे वैज्ञानिकों ने किए होंगे,
होमी जहांगीर भाभा को भी नहीं भुलाया जा सकता, भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक। नेहरू को भी नहीं बुलाया जा सकता, न टाटा को बुलाया जा सकता। इतना समझ में आया। लेकिन ये बड़ा उल्लेखनीय था कि कहा कि रेडियो से ही कि आज के बाद बेगारी खत्म। और इस देश में एक और कुप्रथा थी मैला ढोने की, ये पता है? अभी भी है शायद देश के कुछ भागों में। मैला ढोने की मतलब जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको सिर पे रख के ढोना और उसको क्या करना, मतलब जो पिट्स होते हैं, किसके, टॉयलेट के पिट्स होते हैं, उनको जब सफाई की जाती है तो सिर पे रख के तब दूसरी जगह क्या करना उसको। ये तो बड़ा अमानवीय है। तो उस प्रथा का भी क्या हुआ, फिर उस कुप्रथा को भी क्या किया गया, अंत किया गया। आज देखा होगा आपने, ट्रक चल रहा होता है, मशीन होती है, वो शक करती है दूसरी जगह जाके बंद गोभी के खेत में क्या कर देती है उसको। ह्यूमन वेस्ट जो होता है वो बंद गोभी के खेतों में अच्छी खाद माना जाता है। ये पता है? नहीं पता? पता चलेगा, देखोगे जिस दिन तो खाना बंद कर दोगे, है ना। चलो, रूस आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ देश था, ये बता दिया मैंने। बेगार करना पड़ता था। ऐसी दशा में रूसी जनता की दरिद्रता और भुखमरी ने रूस में क्रांति का वातावरण तैयार कर दिया। अत्यधिक दरिद्रता भी क्या करती है, क्रांति लाती है। इसलिए समृद्ध होना चाहिए। आप भी समृद्ध हो, आपका पड़ोसी भी समृद्ध हो, है ना। इवन हम तो ये भी बोलते हैं कि सारे अड़ोसी पड़ोसी देश जितने भी हो सब समृद्ध हो, सब खाना पीना सबके पास क्या हो, पर्याप्त मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो। क्योंकि नहीं होगा, अगर आप संपन्न हैं और आपके चारों ओर भूख से तड़प रहे हैं लोग, तो आपके घर पर भी हमला होगा, आप भी परेशान रहोगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सभी के हित में जो सोचना है और वो वाला श्लोक करना है कि सबका क्या हो, कल्याण हो, है ना, सभी का क्या हो। हाँ जी, हाँ, सबका साथ सबका विकास। चलो, रूस की राजनीतिक दशा चिंताजनक थी। रूस के जार निरंकुश शासक थे, जिन पर कोई अंकुश नहीं था। निरंकुश बोलते हैं ऐसे शासकों को। राज्य के अधिकारी जनता के साथ कठोर आचरण और अत्याचार करते थे। रूसी जनता प्रगतिशील पाश्चात्य विचारों से प्रभावित, रूसी विचारकों एवं लेखकों के लेखों एवं विचारों से प्रभावित हो गई थी। इसी समय कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर, उनके समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर कुछ नेता रूस में समाजवादी विचारधारा और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के प्रयास में जुट गए। रूस के इन नेताओं के नेतृत्व में बहुत से श्रमिक संगठनों की स्थापना हुई। रूस में सर्वप्रथम 1898 में रूसी समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना हुई। यहां से क्वेश्चन बनेगा, रूसी समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना कब हुई? 1898 में हुई। वैचारिक मतभेद के कारण 1903 ईस्वी में यह दल दो गुटों में विभाजित हो गया। इसमें एक गुट था मेंशेविक और दूसरा गुट बोल्शेविक। मेंशेविक और बोल्शेविक के नाम से विख्यात हुआ। मेंशेविक दल के प्रमुख नेता करेंस्की थे। करेंस्की कौन? इस दल के लोग शांति और अहिंसा के समर्थक थे। मेंशेविक दल के लोग वैधानिक रूप से शासन में परिवर्तन के पक्ष पोषक थे, जबकि बोल्शेविक रूस का शक्तिशाली राजनीतिक दल था। देश के अधिकांश श्रमिक और मजदूर इस दल के सदस्य थे। इस दल के लोग क्रांतिकारी और हिंसक विचारधारा के पक्ष पोषक थे। क्या थे? हिंसक विचारधारा के पक्ष पोषक थे, क्रांतिकारी और हिंसक विचारधारा के पक्ष पोषक थे। यह दल क्रांति करके बलपूर्वक शासन सत्ता पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। लेनिन इस दल का प्रमुख नेता था। कौन था? लेनिन, है ना। भगत सिंह को जब फांसी हो रही थी तो क्या पढ़ रहे थे वो? लेनिन को पढ़ रहे थे। ठीक है। कार्ल मार्क्स पता है ना, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एंजल्स के साथ मिलकर लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, किसने नारा दिया था? कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? पर दुर्भाग्य यह है, विचारधारा बहुत अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस विचारधारा को साथ लेकर कुछ लोग गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने आप वो रिच हो जाते हैं, मजदूर बेचारा वहीं का वहीं रहता है। यानी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं वो, खाली क्या करते हैं, जब शुरुआत करते हैं उस समय विचारधारा सही होती है, धीरे 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 जब उनके पास सत्ता और शक्ति आ जाती है, उसके बाद वो खुद क्या हो जाते हैं, फिर वही विलासितापूर्ण जीवन, फिर वही वो भी क्या करना शुरू कर देते हैं,
जिस विचारधारा के विरुद्ध वो चले थे उसी का एक तरह से अंदर से मतलब शोषक बन जाते हैं। वो भी क्या बन जाते हैं? मैंने कई ऐसे लीडर्स देखे हैं जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे, खुद अमीर हो गए, गरीब गरीब ही रह गए, है ना। चलो, वो गरीब है क्योंकि वो गरीब है, इसका मतलब क्या हुआ? वो मजदूर है क्योंकि वो मजदूर है, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि जब तक उसका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, मजदूर से मुंशी और मुंशी से ठेकेदार बनने की नहीं सोचेगा, तो मजदूर ही रहेगा। वो एट द एज ऑफ 16 भी क्या करेगा? बोझा उठाएगा। वो एट द एज ऑफ 60 भी क्या करेगा? बोझा उठाएगा। जो सीखेगा कि कैसे होता है, काम तो सारा वही कर रहा है, नाप जोखी तो सीखनी है। जब वो सीखेगा तो कभी मुंशी बनेगा, तो कभी ठेकेदार भी बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर बनेगा कभी। ऐसे कई उदाहरण हैं जो आए थे कैसे, एज ए लेबर आए थे, लेकिन आज देश में बड़े बड़े जो वो है बिल्डर्स हैं, वो कौन लोग हैं? वही हैं जिन्होंने क्या क्या सीखा, और जिन्होंने सिर्फ क्या किया, जो बस एक ही काम करते रहे और सीखने की कोशिश नहीं की, वहीं पर रहे। चलो जी, कहां पहुंचे हम? लेनिन। 1905 में रूसी क्रांति। रूस की जनता पर बर्बर अत्याचार किए जा रहे थे। रूस का तात्कालिक शासक जार निकोलस द्वितीय स्वयं एक क्रूर और निर्दयी जार था। उसने अपने शासनकाल में जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया तथा उन्हें कुचलने के लिए कठोर नीति अपनाई। सामान्य जनता के भाषण, लेखन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगे हुए थे तथा गैर रूसी लोगों को रूसी बनाने की प्रक्रिया भी जारी थी। राज्य व सेना के उच्च पदों पर कुलीन वर्ग का एकाधिकार स्थापित था। रूस के सामंत जार की निरंकुशता के समर्थक थे। रूस के सामंत जो थे वो जार की निरंकुशता के समर्थक थे। देश में राजकीय अधिकारियों का नैतिक और चारित्रिक पतन हो गया था। वे अनैतिक तरीके अपनाकर जनता का आर्थिक शोषण कर रहे थे। इस समय जनता समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर अपने अधिकारों की मांग करने लगी। रूसी जनता हिंसा पर उतारू थे। जगह जगह हड़ताल, धरना व प्रदर्शन का दौर प्रारंभ हो गया था। इसी बीच 1904 ईस्वी में रूसी जापान युद्ध में रूस सेना पराजित हो गई। रूस के क्रांतिकारी आंदोलन को इससे और भी बल मिला। रूसी जापान युद्ध में रूसी सेना को पराजित होना पड़ा, इससे रूस के क्रांतिकारी आंदोलन को और भी बल मिला। ध्यान रखना, कुछ नीतियां आने वाले समय में बहुत बड़ा क्या कर सकती हैं? दिक्कत, बदलाव पैदा कर सकती हैं, दिक्कत कर सकती हैं। मैं किसी दल का समर्थक नहीं हूं या किसी व्यक्ति का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें पहले सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग जाते थे। कौन जाते थे? इंदिरा गांधी का शासनकाल था, किताबों पर सब्सिडी दी गई, हिंदी माध्यम में पेपर करवाया गया, है ना। कांग्रेस का शासनकाल था, हिंदी में पेपर कराया गया। हिंदी भाषी राज्यों ने बता दिया कि हम भी क्या कर सकते हैं। बहुत गरीब तबके के लोग, रिक्शा चालक का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, मजदूरी करने वाले का बेटा बेटी क्या बने? अधिकारी बने। लेकिन मैं फिर देख रहा हूं कि संघ लोक सेवा आयोग, वो जो घृणा है ना कि हिंदी दरिद्र भाषा है, वो दिख रही है। जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्या हो रहा है? धीरे 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 करके क्या कर दिया उन्होंने? कम कर दिया। 2-3%, 4%, 3% ऐसा कर दिया, है ना। मतलब मेंढक को पानी में रखा और धीरे धीरे उसको आंच देते रहे और मेंढक को पता ही नहीं चला कि मैं कब उबल गया। वैसे कर रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा देखना, संघ लोक सेवा आयोग के आगे, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आगे धरना हो रहा है ना, एक दिन संघ लोक सेवा आयोग के आगे हिंदी भाषी जो भी है या जो क्षेत्रीय भाषा वाले लोग हैं, खाली हिंदी भाषी थोड़े, तमिल भाषी हैं, तेलुगु भाषी हैं, मलयालम भाषी हैं। यार आप सिर्फ इंग्लिश को ही वो कर रहे हो, और वो भी किस देश में? भारत जैसे देश में, जहाँ की भाषा क्या है? हिंदी है। आपने कल को जब ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आप आम जनता से इंग्लिश में बतियाओगे क्या? आपको तो उनकी क्षेत्रीय भाषा सीखनी पड़ेगी, है ना। तो जिस हिसाब से रिजल्ट कम कर रहे हैं और जिस हिसाब से सिर्फ इंग्लिश मीडियम को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है यूपीएससी, आने वाले समय में संघ लोक सेवा आयोग धौलपुर हाउस नई दिल्ली में क्या होगा? एक ऐसा जमावड़ा होगा जिसको सरकार भी नहीं रोक पाएगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, सचेत कर रहा हूं मैं। और सरकार को सोचना चाहिए यार, नीति निर्माता जो उनको सोचना चाहिए। हिंदी पखवाड़ा दिवस मना रहे हैं, हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, और साथ में हिंदी की हत्या कर रहे हो आप संघ लोक सेवा आयोग में। ऐसा नहीं होने देंगे। चलो, हमारा समय गया, आपका समय है, हम भुगत चुके। अब तुम या तो भुगतो या फिर उसके विरुद्ध क्या करो? लिखना शुरू करो।
कहां तक पहुंचे? जनता के भाषण, लेखन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कठोर प्रतिबंध, बता दिया मैंने। रूस के सामंत जार की निरंकुशता के समर्थक थे। देश में राजकीय अधिकारियों का नैतिक और चारित्रिक पतन हो गया था। वे अनैतिक तरीके अपनाकर जनता का आर्थिक शोषण कर रहे थे। इस समय जनता समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर अपने अधिकारों की मांग करने लगी। रूसी जनता हिंसा पर उतारू थी। जगह जगह हड़ताल, धरना, प्रदर्शन का दौर प्रारंभ हो गया था। इसी बीच 1904 ईस्वी में रूसी जापान युद्ध में रूसी सेना को पराजित होना पड़ा। किसको? और रूस के क्रांतिकारी आंदोलन को इससे और बल मिल गया। क्रांति की घटनाएं क्या क्या थी? रूसी सेना की पराजय का समाचार सुनकर रूसी जनता का सब्र का बांध टूट गया। सारे देश में जारशाही का नाश हो, युद्ध का अंत हो, क्रांति की जय हो, जनता की जय हो, सर्वहारा वर्ग जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। किसके नारे? इसी बीच 22 जनवरी 1905 को जब मजदूरों के एक संगठन के प्रतिनिधि पादरी गोपन्ने के नेतृत्व में अपनी बीवी बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जुलूस के रूप में जार को एक प्रार्थना पत्र देने उसके सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल जा रहे थे, तब उन निहत्थे मजदूरों पर निर्ममता पूर्वक गोलियां बरसाई गई। 1000 से अधिक मजदूर मारे गए और हजारों की संख्या में घायल हुए। यह हृदय विदारक घटना रूसी इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है। इस भीषण नरसंहार की खबरें फैलते ही रूसी जनता हिंसक हो गई और स्थान स्थान पर जनता ने विद्रोह कर दिया। स्थान स्थान पर क्या? जनता ने विद्रोह कर दिया। 1000 निहत्थे मजदूर मारे गए। हमारे देश में भी हुई थी एक घटना जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर पता नहीं क्यों वो चीज नहीं थी जो रूस के लोगों के अंदर थी। अगर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 1919 में ही देश को आजाद हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी शक्तियां थी जो क्या कर रही थी? अहिंसक आंदोलन को प्रेरित कर रही थी। तो वही तो दुर्भाग्य है इस देश का, एक साथ नहीं होते हैं, है ना। तो अभी और ज्यादा शोध की आवश्यकता है कि अहिंसा से हमने नहीं हमने मतलब ये शोध का विषय है कि अहिंसा हमने खुद एडॉप्ट की या हम पर अहिंसा थोपी गई। इसकी इच्छा से, हमारी इच्छा से हमने अहिंसक आंदोलन चलाया या कहीं ऐसा तो नहीं कि अहिंसा को प्रमोट किया गया हो? कहां से? ब्रिटिशर्स के द्वारा। यह भी शोध का विषय है, शोध करना पड़ेगा इस पर। चलो आगे। रूसी जनता की हिंसक भीड़ के सामने अक्टूबर में जार को झुकना पड़ा। उसने रूसी जनता के सामने घोषणा की कि रूस के सभी नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। क्या की जाएगी? प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक रूप से भी स्वतंत्र होगा। वह अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का आचरण कर सकेगा। धर्म के आधार पर राज्य की ओर से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। रूसी जनता को भाषागत स्वतंत्रता होगी तथा किसी भी व्यक्ति को कानून के आधार पर ही दंडित किया जाएगा अथवा जेल भेजा जाएगा। यथाशीघ्र जापान से संधि करके युद्ध को रोक दिया जाएगा। इस क्रांति के फलस्वरूप जार ने रूसी जनता को भाषण, प्रेस और संगठन की स्वतंत्रता प्रदान की और ड्यूमा नाम की एक निर्वाचित संस्था, जिसको संसद बोला जाता है, रूस की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है? ड्यूमा। ड्यूमा और फेडरल असेंबली दो है ना, दो सदन है वहां पर। रूस की संसद क्या? ड्यूमा नाम की एक निर्वाचित संस्था यानी संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया। क्रांति की असफलता। जार जल्दी ही अपने वायदे से मुकर गया। रूस की सेना एवं सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से उसने पुनः निरंकुश जारशाही व्यवस्था को बनाए रखने का सफल प्रयास किया, सफलता प्राप्त की। इस प्रकार 1905 की क्रांति के द्वारा लाए गए परिवर्तन अस्थायी सिद्ध हुए, किंतु इस क्रांति ने जनता को जागरूक बनाकर एक और क्रांति के लिए तैयार कर दिया। फिर आती है 1917 ईस्वी की साम्यवादी क्रांति। उसके कारण क्या क्या थे? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति एक खूनी क्रांति थी। यह रूस के इतिहास में साम्यवादी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। रूसी क्रांति के जो कारण थे वो नंबर 1 किसानों की दयनीय स्थिति, रूस की बहुसंख्यक जनता की जिसका जीवन कृषि पर आधारित था, शासन द्वारा उपेक्षा की गई। इस समय कृषकों को भू स्वामित्व प्राप्त करने के लिए बड़ी धनराशि राजकोष में जमा करनी पड़ती थी। कृषकों को करों के भारी बोझ का सामना करना पड़ता था। सामंत जबरन बेगार कराते थे। इस प्रकार रूस की बहुसंख्यक जनता जार शासन से
पूरी तरह असंतुष्ट थी एवं क्रांति के पथ पर चलने को तैयार थी। दूसरा, श्रमिकों की हीन दशा। 19वीं सदी में रूस को का औद्योगिक विकास के बावजूद धनिक वर्ग के लोग इन उद्योगों से अधिक मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों का शोषण करने लगे। मजदूर की क्रय शक्ति घट गई और उनमें घोर असंतोष पैदा हो गया। मजदूरों का यह असंतोष भी क्रांति का एक मुख्य कारण बना। क्या बना? क्रांति का एक मुख्य कारण बना। साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव। कार्ल मार्क्स और लेनिन के साम्यवादी विचारों में सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना करने लगा। वह जारशाही की दुर्व्यवस्था से निकलकर साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए तैयार हो गया। फिशर के अनुसार इस साम्यवादी प्रचार ने देश के श्रमिक में जारशाही के विरुद्ध घोर असंतोष और घृणा उत्पन्न कर दी, जिसके कारण लोग जार के शासन का अंत करने के लिए क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। 1905 अगला जो है 1905 ईस्वी की क्रांति। 1905 ईस्वी की क्रांति के द्वारा लाए गए परिवर्तन अस्थायी सिद्ध हुए, किंतु इस क्रांति ने जनता को जागरूक बनाकर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष की प्रेरणा प्रदान की। जार की निरंकुशता। रूस की निरंकुश जारशाही व्यवस्था ने रूसी जनता को क्षुब्ध कर दिया। केवल उच्च वर्गों के लोगों को छोड़कर देश की बहुसंख्यक जनता जारशाहों का मुखर विरोध करने लगी। कालांतर में जनता का यह विरोध क्रांति का मुख्य कारण बना। जार निकोलस द्वितीय निकम्मा था और वह अपनी महारानी अलेक्जेंड्रा और ढोंगी साधु रासपुतिन के गलत परामर्श से रूसी जनता के ऊपर अत्याचार कर रहा था। ठीक है। सेना में असंतोष। प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सैनिकों की पराजय 1917 के रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण बना। सैनिकों के लिए आवश्यक युद्ध सामग्री, भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस युद्ध में साधनों के अभाव के कारण रूसी सेना को पराजय का अपमान का घूंट पीना पड़ा। इस युद्ध में 6 लाख रूसी सैनिक मारे गए। कितने? 6 लाख रूसी सैनिक, वो भी बच्चे थे 16 साल से ऊपर के। ठीक है। लगभग 20 लाख बंदी बनाए गए। फलतः सेना में भी घोर असंतोष व्याप्त हो गया, जो कालांतर में 1917 ईस्वी की क्रांति का कारण बना। अगला है रूसी विचारकों का योगदान। किसका? अनेक प्रगतिशील रूसी विचारकों ने अपने लेख द्वारा रूस की परंपरावादी व्यवस्था की जमकर आलोचना की। कार्ल मार्क्स, निकोलाई लेनिन, टॉलस्टॉय पता है ना, वॉर एंड पीस। महात्मा गांधी पर बड़ा प्रभाव था टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस का। तुर्गनेव आदि विचारकों ने रूस की शिक्षित जनता को प्रभावित कर एक वैचारिक क्रांति उत्पन्न कर दी। इन विचारकों ने रूस के किसान और मजदूरों को संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल बहुत प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है। अगला है भीषण अकाल। जिस समय रूसी जनता जार की दुर्व्यवस्था के कारण भूख से व्याकुल होकर हाय हाय कर रही थी, उसी समय रूस में भीषण अकाल पड़ गया, जिससे सर्वहारा वर्ग की कठिनाइयां अत्यधिक बढ़ गई। फलतः भूखे नंगे मजदूर और किसान क्रांति का मार्ग चुनने के लिए बाध्य हो गए। 1917 साम्यवादी क्रांति की घटनाएं क्या क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध के भयंकर नरसंहार और धन धन की अपार हानि के फलस्वरूप रूस की आर्थिक दशा शोचनीय हो गई थी। रूस के लोग अन्न के अभाव में भूख से तड़पने लगे। फलतः जारशाही के विरुद्ध 7 मार्च 1917, डेट याद करना भाई, 7 मार्च 1917 को भूखी नंगी जनता ने पेट्रोग्राड नगर में जुलूस निकाला। नगर में होटलों आदि में गर्मा गर्म रोटियां व अन्य खाद्य सामग्रियों को देखकर भूखी प्यासी जनता का धैर्य टूट गया और भीड़ ने रोटियों की लूट मचा दी, है ना। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उच्चाधिकारियों ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया, परंतु सैनिकों ने भूखी नंगी जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। पेट्रोग्राड में इस घटना के दूसरे दिन क्रांति हो गई। क्रांतिकारी रोटी रोटी चीखते चिल्लाते सड़कों पर उतर आए। विभिन्न कारखानों आदि में काम करने वाले लाखों मजदूर हड़ताल करके क्रांतिकारियों में शामिल हो गए। इस प्रकार क्रांति ने उग्र रूप धारण कर लिया। क्रांतिकारी युद्ध बंद करो, जार शासन का नाश करो, जनता का राज्य हो जैसे नारे लगाने लगे। साम्यवादी और जार शासन के विरोधी तत्वों ने क्रांतिकारियों को उत्तेजित करना आरंभ कर दिया। 11 मार्च को सेना ने जार के आदेशों की अवहेलना करते हुए क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। क्रांतिकारियों ने मजदूरों की एक सोवियत यानी सभा का गठन किया। इस दिन 25,000 सैनिक भी सोवियत के समर्थक बन गए। 12 मार्च को मजदूरों की इस शक्तिशाली सभा ने पेट्रोग्राड यानी रूस की जो राजधानी थी उस समय पेट्रोग्राड पर अधिकार कर लिया। राजधानी की सड़कों पर जार के विश्वास पात्र सैनिकों एवं क्रांतिकारियों के बीच घमासान युद्ध होने लगा।
क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत होकर जार निकोलस ने सिंहासन त्याग दिया। इस प्रकार 15 मार्च 1917 ईस्वी को निरंकुश रोमनोव राजवंश का सदा के लिए अंत हो गया। क्रांतिकारियों ने केरेंस्की के नेतृत्व में सरकार की स्थापना की, किंतु यह सरकार रूस की तात्कालिक बिगड़ी हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति एवं मजदूरों आदि की समस्या का समाधान करने में सफल रही। सरकार की असफलता का लाभ उठाकर लेनिन, जिसका पूरा नाम व्लादिमीर इलिच यूलियनाव था, व्लादिमीर इलिच यूलियनाव था, उसने केरेंस्की सरकार को अपदस्थ करते हुए ट्राटस्की को सोवियत के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया। उसके नेतृत्व में बोल्शेविकों ने शक्ति के बल पर 6 नवंबर 1917 को पेट्रोग्राड की सभी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। केरेंस्की जान बचाकर विदेश भाग गया। इस प्रकार 1917 में 2 क्रांतियां हुई। पहली क्रांति फरवरी क्रांति और दूसरी क्रांति अक्टूबर क्रांति। प्राचीन रूसी कैलेंडर विश्व के कैलेंडर से 8 दिन पीछे था, इसलिए 7 मार्च की क्रांति को फरवरी की क्रांति और 6 नवंबर की क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। समझ में आ गया? लेनिन ने सत्ता पर अधिकार करके 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर दिया और रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई। रूसी क्रांति के क्या परिणाम निकले? तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इस क्रांति ने न केवल रूस वरन संपूर्ण विश्व पर अमिट प्रभाव स्थापित किया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप दूरगामी और युगांतरकारी थे। नंबर 1, इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में सदियों से चले आ रहे स्वेच्छाचारी और निरंकुश जारशाही शासन का सफाया हो गया। नंबर 2, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस ने किसानों तथा श्रमिकों का शोषण समाप्त हो गया। नंबर 3, अभिजात वर्ग, सामंत एवं चर्च की शक्ति का अंत हो गया। चौथा, देश में पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो गई और देश की संपूर्ण संपत्ति और उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया। सारे उद्योग और सारी संपत्तियां जो थी वो किसकी हो गई? अब सरकार की हो गई। और सरकार किसकी थी? सर्वहारा की थी। किसकी थी? मजदूरों की, किसानों की। रूस में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के आधार पर किसानों एवं श्रमिकों की सरकार बनी। देश के संसाधनों का प्रयोग व्यक्तिगत हित के लिए न होकर बहुजन हिताय के लिए किया जाने लगा। रूस में समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। रूसी साम्राज्यवाद का अंत हो गया। जो देश रूस के उपनिवेश थे उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। सामाजिक असमानताएं समाप्त हो गई। गैर रूसी जातियों को समानता का स्तर प्राप्त हुआ और उन्हें भाषा एवं संस्कृति की रक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। लेनिन के नेतृत्व में रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में औद्योगिक विकास की गति तेज हो गई। रूस सोवियत संघ के रूप में विश्व में महाशक्ति के रूप में अवतरित हुआ। इतना समझ में आ गया? लेनिन के बारे में बता दूं कि लेनिन जो था वो बोल्शेविक दल का नेता था। व्लादिमीर इलियच यूलियनाव, जो कि निकोलाई लेनिन के नाम से भी प्रसिद्ध है, एक छोटे कुलीन वंश का था। उसका जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। 17 वर्ष की अवस्था में उसने कजान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उसके विचार पहले से ही क्रांतिकारी थे। कजान में अनुकूल माहौल मिलने पर वह पक्का साम्यवादी बन गया। 1893 ईस्वी में सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा। अपनी प्रतिभा से वह शीघ्र ही साम्यवादी का प्रधान नेता बन गया। 1895 ईस्वी में वह गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ समय तक सेंट पीटर्सबर्ग की जेल में रहने के बाद साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया। 1900 ईस्वी में साइबेरिया से मुक्त होकर वह रूस लौट आया। मार्च 1917 ईस्वी में रूसी बोल्शेविक क्रांति के समय लेनिन रूस में रहकर उसका नेतृत्व कर रहा था। व्लादिमीर यूलियनाव लेनिन के जर्मनी से आ जाने से बोल्शेविक दल के विचारों में और भी बल मिला। 21 जनवरी 1924 को उसका देहांत हो गया। लेनिन ने रूस में अनेक कार्य किए। लेनिन ने समस्त निजी कारखानों को जब्त करके सरकारी घोषित कर दिया और उत्पादन तथा क्रय विक्रय की व्यवस्था मजदूरों की समितियों के हाथों में सौंप दी। दूसरा, लेनिन ने जमींदारों की समस्त भूमि बिना मुआवजा दिए छीन ली और उसे राष्ट्र की संपत्ति घोषित करके किसानों को दे दी। बहुत बड़ा काम था भाई। लेनिन ने समस्त युद्धरत राष्ट्रों और उसके शासकों से युद्ध कम से कम 3 महीने के लिए बंद करने तथा शत्रुओं के प्रदेशों को छीनने और युद्ध का हर्जाना वसूल करने का विचार त्याग कर एक न्यायपूर्ण और प्रजातांत्रिक संधि के लिए तुरंत बातचीत आरंभ करने का अनुरोध किया। युद्ध बंद हो जाने के बाद वे प्रसन्न हो गए और लेनिन के समर्थक बन गए।
लेनिन ने ऑर्थोडॉक्स चर्च को बंद करके उसकी संपत्ति छीन ली, पुरानी सरकार के समस्त कर्मचारी निकाल दिए गए और उस समय के जितने सार्वजनिक ऋण थे उन सबको अस्वीकार कर दिया गया। आगे चलकर सभी लोगों को काम करना भी अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार उसने एक नई व्यवस्था का सूत्रपात किया। एक अच्छा नेता किसी भी देश को क्या कर सकता, महाशक्ति बना सकता है। क्या कर सकता है? वरना रूस की स्थिति देख लो कैसी थी, चीन कैसा था, रूस कैसा था। वर्ल्ड वॉर के बीच में एक समय ऐसा लगा कि साम्यवादी व्यवस्था ज्यादा बेटर है प्रजातांत्रिक व्यवस्था से, यानी कम्युनिज्म इज बेटर देन डेमोक्रेसी। लेकिन फिर बोला गया नहीं भाई, डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी होती है, लोगों का शासन। क्योंकि कम्युनिज्म में, कम्युनिस्ट जो कंट्रीज होती हैं या जो साम्यवादी देश होते हैं, वहां पर प्रतिबंध तो होते ही है। काम सबको करना है। क्या करना है? काम सबको करना है। कोई ऐसे नहीं बैठेगा घर में, है ना, कि आज जी आराम करने का मन, छुट्टी मिलती है। और वो मजदूर की जो शर्ट थी उस पर खून लगा था, उसी को एक डंडे पे लगा के, तभी तो लाल झंडा है उनका, लाल सलाम बोलते हैं हिंदी में। अगर हम बोले लाल सलाम, लाल झंडा, है ना, कम्युनिस्टों का। तो ये है भाई। इसके बाद मैं आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास पढ़ाऊंगा, इटली का एकीकरण पढ़ाऊंगा और विश्व इतिहास से संबंधित क्या प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब बताए जाएंगे। तो धीरे धीरे करते रहिए, धीरे धीरे जितना पढ़ रहे हैं उसको क्या कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, अभी इतना ही करें।